और एक बार फिर से रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि पाकिस्तान के कराची से आ रही है, जहां एक इमारत में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में 3 लोग के मारे जाने की आशंका है, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायल होने और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि धमाका काफी ज्यादा भीषण था। 2 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, जो कि कराची स्थित है, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे उसी बिल्डिंग के बाहर की तस्वीरें, जहां पर अब से कुछ देर पहले ये धमाका हुआ। धमाका जो है वो किस कदर शदीद था और ऊपर का जो एरिया है इस पर बताया जा रहा है रेस्क्यूदारों की जानिब से जो एक जो है वो शख्स की जो है वो लाश जो है वो बरामद की गई है, ऊपर मलबे के नीचे दबी हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। पुलिस, रेंजर्स और जो रेस्क्यू इदारे हैं वो जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आवाम को बार बार अपील की जा रही है कि यहाँ से दूर हट जाएं, लेकिन यहाँ पर सुबह का टाइम है और इसके साथ ही बिल्कुल मेज़नाइन फ्लोर था। ये मेज़नाइन फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर भी लोग रह रहे थे कि यहाँ कोई किचन था या यहाँ कोई रेस्टोरेंट था, क्या था कुछ, क्योंकि अभी कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें जो नजर आ रहा है वो एक बिल्डिंग का मिडिल पार्ट जो है वो मुतासर हुआ है। जी बिल्कुल, जो धमाके की शिद्दत और नौयत से यही लगता है कि ये बैंक के ऊपर जो मेज़नाइन फ्लोर था उसमें ये धमाका हुआ है, जिसकी बाद जो है यहाँ पर मुताद्दिद अफराद जो है वो जख्मी भी हुए हैं। और नौयत इस कदर शदीद थी कि इसके सामने के जो एरियाज हैं वो भी शदीद मुतासर हुए हैं और जो खिड़कियाँ थी उनके भी शीशे जो है वो टूट चुके हैं और यहाँ पे गुजरने वाले कुछ राहगीर भी ये पता लग रहा है आपको कि मेज़नाइन फ्लोर पे रिहायशी थे। मेज़नाइन फ्लोर वाज एन अपार्टमेंट या फिर बैंक के ही पास था, या मेज़नाइन फ्लोर या किसी और एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा था, कुछ क्लियर हुआ? जी बाज़ाहिर तो जो यहाँ पे जाए वकुआ का जायजा लेने के बाद ये रिहायशी इमारत ही लग रही है और यहाँ पर रिहाइश जो है वो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर थे कुछ लोग। और यहाँ पर रेस्क्यू इदारोों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो हिस्सा मुतासर हुआ है वहाँ से एक शख्स की जो लाश है वो भी बरामद हुई है और रेस्क्यू इदारों की जानिब से इस सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अभी तक इस बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं की गई कि ये कोई सिलेंडर धमाका था या धमाके की नौयत के बारे में अभी तक इब्तदाई तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ हमजा आमिर जुड़ गए हैं। हमजा, तस्वीरें तो बहुत विचलित करने वाली हैं, घटनास्थल से क्या जानकारी मिल रही है, अभी क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, इस वक्त हालात ये हैं कि जो कैजुअल्टी नंबर है वो 3 लोगों की कंफर्म डेथ हो चुकी है, 15 लोग इंजर्ड हैं। एक करीबी अस्पताल है पटेल हॉस्पिटल, वहां पे उन सबको ले जाया गया है और कैजुअल्टी जो इंजर्ड हैं उनकी हालत भी काफी क्रिटिकल है, इसी वजह से कैजुअल्टी नंबर बढ़ सकता है। कहा यह जा रहा है कि ये अपार्टमेंट के अंदर कहीं किसी सेकंड फ्लोर पे या मेज़नाइन फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ है और ये जगह कहलाती है गुलशन इकबाल का मस्कन एरिया कहलाता है कराची का, जो कि एक बड़ा क्राउडेड एरिया है क्योंकि ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, नीचे बैंक की बिल्डिंग है, सामने कराची यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है। तो दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में यहाँ पे रश ज्यादा होता है। नौयत अभी तक पता नहीं चल सकी कि ये ब्लास्ट की क्या वजह थी, क्या किस चीज का ब्लास्ट है। कहा यह जा रहा है कि शायद ये सिलेंडर हो, लेकिन जिस तरह का डैमेज हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, उससे तो ये नहीं लगता कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। तो अभी तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से कोई कंफर्म नहीं किया गया कि इसकी ब्लास्ट की नौयत क्या थी, लेकिन वहाँ पे इदारे मौजूद हैं, एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी वहाँ पे मौजूद है असर्टेन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमजा आमिर हमारे संवाददाता पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए थे, ताजा जानकारी दे रहे थे इस ब्लास्ट के बारे में, जो कि पाकिस्तान की एक बिल्डिंग में हुआ है। अभी प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि करीब 15 लोग इस पूरे ब्लास्ट में घायल बताए जा रहे हैं। बिहार में चुनावी गर्मी लगातार तेजी पकड़ रही है। इस बीच आज तक ने बिहार के चुनाव पर सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल किया है। आपको ये बता दें कि ओपिनियन पोल में बिहार में चुनावी समीकरण जो बन रहे हैं उसमें बाजी एनडीए मारता हुआ दिखाई दे रहा है। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक एक काम करके किस तरह से प्रगति के रास्ते पर हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अब आगे मौका दीजिएगा तो जान लीजिए, हमको तो जो दिखता है
कि अब आगे और क्या करना है उसी के बारे में हम बोलते हैं। नीतीश कुमार बिहार को नए सपने दिखा रहे हैं और नए सपनों के लिए फिर से मौका मांग रहे हैं। CSDS लोकनीति के ओपिनियन पोल ने बताया है नीतीश कुमार को बिहार एक मौका और देने वाला है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश के एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं। तेजस्वी के महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं। 6 दलों वाले गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट GDSF को 7% वोट मिल सकते हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। सभी योजनाओं को, की नीतियों को, यानी चुनावी रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। उन्हें अभी कोई खतरा नहीं है। एनडीए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। ओपिनियन पोल के वोट शेयर को सीटों में बदलकर देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीट में एनडीए को 133 से 143 सीट मिल सकती है। बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी बहुमत के आंकड़े तक आराम से नीतीश पहुंच जाएंगे। तेजस्वी के महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। चिराग की एलजेपी 2 से 6 सीटों पर सिमट सकती है। लेकिन इस ओपिनियन पोल से दूसरे बड़े संकेत भी मिल रहे हैं। ये संकेत नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती की तरह है। वो सत्ता में तो वापस आ जाएंगे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। 2015 में 80% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे। 2020 के इस ओपिनियन पोल में ये आंकड़ा गिरकर 52% हो गया है। 2015 में सिर्फ 18% लोग ही नीतीश सरकार से नाखुश थे। 2020 के ओपिनियन पोल में नीतीश से नाखुश लोगों का प्रतिशत 44 हो गया। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ यही चुनौती नहीं है, तेजस्वी भी एक चुनौती है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है तो तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बिहार के लिए बेहतर सीएम कौन होगा, इस सवाल पर राय में तेजस्वी पीछे नहीं है। बेहतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार अब भी नंबर 1 है। उन्हें 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, लेकिन 27% लोग तेजस्वी में भी संभावनाएं देखते हैं। ये नीतीश से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इस रेस में चिराग पासवान हो या सुशील मोदी, दूसरे नेता दूर दूर तक नहीं है। ये तो चेहरों की बात है। चुनावी मुद्दों पर भी बिहार का मूड साफ दिख गया। SDS लोकनीति के ओपिनियन पोल में लोगों ने विकास और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। 29% लोग विकास को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। 20% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। महंगाई, गरीबी और शिक्षा नेताओं के एजेंडे में हो न हो, जनता के एजेंडे में है। इसमें बेरोजगारी पर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। तेजस्वी 10 लाख युवाओं को सरकार में आते ही नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये बिहार को प्रभावित करने वाला बड़ा मुद्दा है, इसलिए नीतीश भी जवाब दे रहे हैं। जब उद्योग नहीं लगेंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे, तो जाहिर तौर पे पलायन बढ़ेगा। पलायन जब बढ़ेगा तो गरीबी और बढ़ेगी बिहार में। और हमने जो वादा किया है उसको तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। 10 लाख रोजगार। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए। और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं।
बेरोजगारी का मुद्दा कहीं हावी न हो जाए, नीतीश कुमार को इस बात का डर है, इसलिए वो इस मुद्दे की हवा निकाल रहे हैं और तेजस्वी यादव पर सीधे हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार में प्रचार की जंग तेज और तीखी हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। नड्डा ने कांग्रेस को देशद्रोही तक करार दे दिया। कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को अपवित्र करार देते हुए नड्डा ने टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जिक्र कर दिया। बिहार में सियासी रण में नेता हुंकार भर रहे हैं। अभी प्रचार का आगाज ही हुआ है, लेकिन सियासी लड़ाई हर दिन के साथ तीखी होती जा रही है। हमले सीधे और तिल मिलाने वाले होने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाल रखी है। नागरिकता कानून पर फिर से तेजी के साथ काम करने के बयान के एक दिन बाद उन्होंने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला। नड्डा ने सीधे सीधे कांग्रेस को देश विरोधी ठहरा दिया और आरजेडी कांग्रेस और माले के गठबंधन को अपवित्र करार दिया। ये जो गठबंधन है ना, ये माले, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, इसको आप साधारण मत लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि यह एक अपवित्र गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, अस्वाभाविक गठबंधन है। और ये तीनों के तीनों इस गठबंधन में समाज के प्रेमी नहीं है, समाज को तोड़ने वाले हैं और समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सहयोगी संगठन आरजेडी को भी नड्डा ने नहीं बख्शा। टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि तेजस्वी को नहीं पता कि आरजेडी को हाईजैक कर लिया गया है। नाड़ी का नरसंहार याद है ना? आपको याद है कि इचरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना? ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं, ये वही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई। हाईजैक 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। इसलिए आरजेडी है कहां? पाकिस्तान की तारीफ करके शशि थरूर जैसे नेता कांग्रेस को मुश्किल में डाल चुके हैं और अब बिहार में चुनावी घमासान में नड्डा ने कांग्रेस को सीधे देशद्रोही कहकर जता दिया कि बिहार के चुनावी मैदान में ये तो अभी शुरुआत है। आरा से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बरेली की करेंगे, जहां पर लव जिहाद के एक मामले को लेकर भारी बवाल हुआ। वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ता आरोपी लड़के को पकड़ने की मांग को लेकर थाने का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नहीं होनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज करें। मम्मी पापा मैं बिलाल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है जिसके हिसाब से मैं बालिग हूँ। बरेली के इस थाने में पुलिस की नाक के नीचे कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हो रहा है। कुर्सियां तोड़ी जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता कार्यकर्ता हैं। इनके गुस्से की वजह आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इस थाने का हाल देख लीजिए। थाने में घुसकर तोड़फोड़ हो रही है और पुलिस वाले तमाशबीन बनकर कानून के चीथड़े उड़ते देख रहे हैं। जब पुलिस की पूरी लानत मलानत हो गई, तो बाकी थानों से जवानों को बुलाया गया और फिर वो एक्शन हुआ जो काफी पहले होना चाहिए था। दरअसल बरेली में बीजेपी वीएचपी नेताओं का ये जमावड़ा एक हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाने की खबर के सामने आने पर हुआ। बरेली में खबर जंगल की आग की तरह फैली और बीजेपी वीएचपी के नेता कार्यकर्ता इस थाने की तरफ कूच कर गए।
लव जिहाद करके कोई लड़का भगा के ले गया। हम सिर्फ निवेदन ये करने आए थे कि उनको बरामद करके उनके परिवार को उठाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, कहीं से खोज गिलाया जाए। अब कुछ युवा नारेबाजी कर रहे थे और कुछ बाहर के लड़के घुस आए तो उन्होंने यहाँ आकर 1-2 कुर्सियां तोड़ दी। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर ने, पुलिस इंस्पेक्टर जो थाना इंचार्ज हैं, उसने इशारा किया कि जाओ लाठी मारो, और इन्होंने लाठी बांधी, लगी हमारे कार्यकर्ताओं को। हमारा पार्षद चोटिल हुआ है, बहुत सारे बच्चे चोटिल हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज करें। विरोध करने वाले नेताओं का आरोप है कि पूरी तरह लव जिहाद का मामला है। मुस्लिम लड़के ने लड़की के सामने खुद को हिंदू बनकर पेश किया, चंदन टीका लगाकर लड़की की आंखों में धूल झोंकी, धोखे से लड़की को भगा कर ले गया। लड़की के पिता भी इसे लव जिहाद वाली साजिश ही मानते हैं। वो भी सब पंडित बन के रहते थे कि जैसे हम पंडित हैं, पंडित अपने आप को दर्शाते थे। तो जो लव जिहाद वाला मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको अपनाते हुए इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाकर और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं, जिसमें मेरी लड़की अपने साथ में 8 लाख रुपए और 3 तोले की एक चैन भी लेके गई है। मुझे आशंका यह है कि पैसों की लालच में ये लोग इसकी हत्या ना कर दें। और वीडियो जो वायरल करा गया है वो उनने तमंचा लगा के या उसे डरा धमका के वीडियो वायरल कराया है, क्योंकि उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो उस पर दबाव बनाया गया है। उधर लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की कह रही है जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ। मम्मी पापा मैं बिलाल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ, उसके घर वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आप उन लोगों को छुड़वा दें। मेरी बरेली के कप्तान से गुजारिश है, एसपी से गुजारिश है कि उनके घर वालों को आप लोग छोड़ दें, क्योंकि मैं बालिग हो चुकी हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है जिसके हिसाब से मैं बालिग हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने उनसे अपनी मर्जी से शादी की है और हम लोग अब शादी कर चुके हैं। बरेली पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती सच की पड़ताल करने की है। बीजेपी के 2 विधायक इस मामले को लेकर पुलिस तक पहुंचे। विधायक डॉक्टर अरुण कुमार और राजेश मिश्रा के साथ स्थानीय नेता का लंबा चौड़ा दल पुलिस थाने पहुंचा। एडीजी, डीआईजी, एसएसपी को एक्शन में आना पड़ा। लाठी चार्ज करने वाले इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन सवाल ये है कि केस की गुत्थी कब सुलझेगी। 7 तारीख को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो लड़की आज की तारीख में दूसरे राज्य में उसकी लोकेशन मिली है, पुलिस की टीम वहाँ पर पहले से ही पहुँच के उनको ढूंढ रही है। इसी दौरान जो लड़की के परिवार वाले और कुछ संगठन वाले थाने पर आए और उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की। उसी में आपस में कुछ बहसबाजी के दौरान पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया और उसी में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई इस कार्रवाई के ऊपर उनके ऊपर चौकी इंचार्ज को और कुछ सिपाहियों को निलंबित किया जा रहा है और जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको लाइन हाजिर किया जा रहा है। बाकी जांच के उपरांत इसमें अन्य अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बरेली की इस घटना ने लव जिहाद को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। सारा दारोमदार अब पुलिस पर है। बरेली से कृष्णराज और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में लव जिहाद का मुद्दा गरमाया तो वहीं एमपी में मदरसे को लेकर एक मंत्री के बयान से वहां बवाल मच गया। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि मदरसों में आतंकी पलते हैं। बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। असम से एमपी तक मदरसों पर सवाल। मदरसे में पढ़ने वाले बनते हैं आतंकी। एमपी की मंत्री का मदरसे पर निशाना। तो आतंकी की फैक्ट्री है मदरसा। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। ये जो शिवराज सरकार में मंत्री उषा ठाकुर मदरसों की हालत पर आग बबूला हो रही हैं, चुन चुन कर सवाल उठा रही हैं। यहाँ तक कह रही हैं कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द मदरसा से ही पढ़े निकले होते हैं। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। उषा ठाकुर ने जम्मू कश्मीर का हवाला दिया, मदरसों को आतंकी फैक्ट्री बताया और ये भी इशारा कर दिया कि असम की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मदरसों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा चुकी है। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें
समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। असम के बाद मध्य प्रदेश यानी 2 राज्यों में मदरसों पर सरकार की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। असम के मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकारी खर्च से इस्लाम की शिक्षा की इजाजत नहीं दी जा सकती। मदरसा को बदलना होगा, मुख्य धारा से जोड़ना होगा। There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों को रास्ते पर लाने की तैयारी हो रही है। लगता है मदरसा सुधार का असम मॉडल जल्द ही दूसरे राज्यों में भी लागू होगा। जिस डर्रे पर मदरसा पहले चलते रहे हैं वो राज्य सरकारों को मंजूर नहीं। ये वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी की सरकारें तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमन वापसी के एक्शन प्लान में जुट गए हैं। अलगाववादी ताकतें उनके निशाने पर हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने गुपकार घोषणा को गंभीरता से न लेने की बात करके नेताओं को सख्त संदेश दे दिया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति पुरानी पटरी पर लौट रही है। फारूक रिहा हो चुके हैं, उमर आजाद हो चुके हैं, महबूबा को खुली हवा में सांस लेने का मौका दे दिया गया है। लेकिन ये आजादी सिर्फ नजरबंदी से है, उस फूट डालो राज करो वाली राजनीति को नहीं जो ये नेता करते आए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ये हिदायत बहुत कुछ साफ कर देती है। मुझे लगता है कि 73 दिन में हमने 73 से ज्यादा फैसले किए हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं 3 ही 4 बताऊं, तो मुझे तय करने में ये मुश्किल हो रहा है कि प्रायोरिटी किसको मैं दूं, फर्स्ट, थर्ड या फर्स्ट, फोर्थ। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि आने के बाद मैंने महसूस किया कि प्रशासन और आवाम के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है जी, उसे जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और मैंने इन 73 दिनों में कोशिश की है कि आवाम और प्रशासन के बीच की जो खाई थी उसे पाट दिया जाए। इस सिलसिले में हमने अनेक फैसले किए हैं और उसका असर, अगर आप श्रीनगर उतरी होंगी, यहाँ तक आने में अगर किसी से आपकी बात हुई होगी तो आपने महसूस किया होगा। जी। तो ये सख्त चेतावनी उन नेताओं के लिए है जो अनुच्छेद 370 के खात्मे पर घाटी में असंतोष की आग भड़काने की ताक में लगे हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद कश्मीर के नेताओं की मुलाकात हुई। 370 पर नए सिरे से लामबंदी का प्लान बना। इस सियासी मिलन पर उपराज्यपाल की नजर है। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या सोचती है, उनकी बेहतरी के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो कश्मीर इस देश का मुकुट था, मुकुटमणि था, वादियों में जो खूबसूरती यहाँ की है, जो नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ हैं, यहाँ के लोगों को जो तरक्की मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी है। मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों का जो हक था, वाजिब हक था, वो मिले, यहाँ उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जाए और उसके लिए मैं अथक परिश्रम कर रहा हूँ और जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं कोई कोशिश उठा नहीं रखूंगा। कश्मीर की सियासी बिरादरी की बेचैनी बढ़ रही है। संसद के फैसले को कश्मीर की आवाम ने सिर झुकाकर स्वीकार किया है। मुफ्ती और अब्दुल्ला हाशिए पर खिसक गए हैं। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। एप्लीकेशन ऑफ 370 और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं।
फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियत को आड़ बनाकर सियासी कोहराम मचाने में लगे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि न्यू कश्मीर में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी और अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाल ली। कल उन्होंने बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। योगी का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा तो भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। योगी ने मंच संभाला तो राम के नाम से शुरुआत की। योगी भीड़ की नब्ज पकड़ चुके थे। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। कैमूर के रामगढ़ मैदान में श्री राम के नाम का उद्घोष हो रहा था। साफ संकेत है कि बिहार में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। योगी राजनीति की राम धुन में रमे हुए थे। आरजेडी और कांग्रेस सीधे योगी के निशाने पर आए। योगी ने पुराने दिनों की याद दिलाई, चारा घोटाले पर तंज किया, नीतीश की पीठ थपथपाई और ताल ठोक कर कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। पाकिस्तान में आतंकियों को घुसकर मारा, राम मंदिर का वादा पूरा किया। और जो हमारा वायदा था कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोरोना काल में मजदूरों के पलायन की तस्वीर न मजदूर भूले हैं और न विपक्ष। बीजेपी जानती है, यही वजह है कि योगी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए याद दिलाया कि यूपी के हाईवे पर भूखे प्यासे चल रहे मजदूरों का सरकार ने बहुत ख्याल रखा था। मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश होते हुए आ रहे थे। भले ही दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते थे तो उनके पैरों के लिए धोने के लिए गर्म पानी मिलता था और उनके लिए ताजा ताजा भोजन देने के साथ साथ हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों से कि भाई देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं और वही भाव लेकर के आज फिर हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने योगी के चुनावी मैदान में उतरने पर चुटकी ली। कहा, नीतीश पर भरोसा नहीं रहा क्या? धर्म की राजनीति की जगह रोजगार पर बात क्यों नहीं होती? पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। योगी ने बिहार चुनाव में अपनी पहली ही रैली में राम की चुनावी एंट्री करा दी, तो पड़ोस के बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए का जिन्न बाहर निकाल लिया। जेपी नड्डा बोले, बस अब कानून लागू होने ही वाला है, तो कांग्रेस ने मौका देखकर तंज कसा, तुरंत लागू क्यों नहीं करते? ऐसी भी क्या मजबूरी है? जहां तक सीएए का सवाल है,
सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है, आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण खुद दुविधा में है। दुविधा इसलिए कि आसाम को हम क्या कहेंगे और बंगाल को क्या कहेंगे। आसाम में ये नागरिक कानून की खिलाफत है, आप जानते हैं। एनआरसी की चलते आसाम में आज जवाबदेही की स्थिति में आप नहीं रहे। अब सवाल उठता है कि बिहार चुनाव में योगी का राम मंदिर का जिक्र और बंगाल में जेपी नड्डा का CAA वाला बयान संयोग है या फिर प्रयोग। और अगर ये प्रयोग है तो क्या हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की रणनीति बाकी सबके चुनावी प्लान पर भारी पड़ेगी? आरजेडी नई सोच के साथ आगे बढ़ने का वादा कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार की जनता को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिला रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा उठाना एक रणनीति का हिस्सा है। आरजेडी के मुस्लिम यादव गठजोड़ में सेंध लगाने की इसे रणनीति बताई जा रही है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।